हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पर। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि पेपर आ गए हैं, बोर्ड के पेपर होने वाले हैं। 16 फरवरी से बोर्ड के पेपर स्टार्ट हैं। तो ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, बस 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। तो उसी में मैथ की पेपर की तैयारी के लिए ये आज मैं लेके आया हूँ 2022 का अनसॉल्व पेपर। इसका 6 सेट रहेगा, आज सेट 1 करवाया जाएगा, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट डिवीजन अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है पेपर में वो रिपीट करता है। या तो उसी टाइप का क्वेश्चन देगा या तो फिर उसी को दोबारा रिपीट कर देता है। हालांकि एकदम ज़रूरी नहीं है रिपीट करे, लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर उठा के दे देता है। तो कुल इसका मैं 6 सेट कराऊंगा 2022 का, जिसमें से आपको कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि मैं केवल अनसॉल्व पेपर का आपको आंसर दूंगा खोज खोज के, ऐसा नहीं है। मैं हर एक क्वेश्चन का सल्यूशन आपको समझाते हुए चलूंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपको पेपर में बैठने के बाद ये न लगे कि क्वेश्चन अलग टाइप का आ गया तो हम उसको नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से बहुत मज़े के साथ तैयारी करेंगे। मेरे पास ये अनसॉल्व पेपर है, ठीक है। इसमें 2022 का सेट 1 दिया गया है। हालांकि इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था कि 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते थे, 6 एक-एक नंबर के क्वेश्चन आते थे और 8 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते थे। तो उसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन वाले को 4 को अलग कर दिया है। बाकी 4 ठो जो 2-2 नंबर वाले थे और एक-एक नंबर वाले जो 6 ठे थे और 6 ठे जो बहुविकल्पी थे, उनको मिला के 20 नंबर का जो है ये बहुविकल्पी क्वेश्चन ही देगा। मतलब 20 नंबर को आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन ही करने होंगे। बाकी फिर 2-2 नंबर के रहेंगे, 4-4 नंबर के रहेंगे और 6-6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन अलग से नहीं देगा। और बहुत सारे चैप्टर 10 में कट गए थे, जैसे ब्रेथ हो गया, प्रायिकता हो गया, और इधर शायद बहुपद से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन अगर इसमें मॉडल पेपर, इसमें अनसॉल्व पेपर में हमको मिलते हैं क्वेश्चन, मैं करवाते हुए चलूँगा। क्या क्या पता कि आ गया बहक वहक के तो आप कर देंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको 6 बहुविकल्पी जो पिछले साल सेट 1 में पूछे गए थे, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे और वही क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप बोर्ड पे देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला का क, कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दो संख्याएं होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक भाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य। हालांकि संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, बहुत सारे, उसमें पूरा चैप्टर है 9th में, ठीक है। 9th और 10th में संख्याओं के बेस पे पूरा चैप्टर दिया गया है, लेकिन इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा है, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे। कटे का मतलब विभाजित हो, मतलब भाग चली जाए। तो इसमें क्या संख्याएं दी गई है? 0, 1, 2, 8। तो 0 तो न भाज्य में माना जाता है न अभाज्य में माना जाता है। 2 को अभाज्य माना जाता है क्योंकि 2 केवल एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। और 8 तो 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है। तो 8 तो भाज्य हो जाएगा। एक एक को क्या बोलेंगे? एक तो एक से ही कटेगा, स्वयं से ही कटेगा। तो अभाज्य संख्या के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक से भी कटनी चाहिए और स्वयं से कटनी चाहिए। तो यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है 2, ये एक से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो 2 को हम कह सकते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि 1 को भी अभाज्य संख्या बोल देते हैं, क्योंकि एक तो एक से भी कटेगा और स्वयं से, तो वो खुद से ही कट रहा है, एक ही बार कट रहा है। तो 1 को हम नहीं मान के चलते, हम 2 से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 ही होती है, ठीक है। तो ये 2 जो होगी वो अभाज्य संख्या होगी। ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें कुछ समझाना ही नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे 6, 7, 8 वाले भी जानते हैं कि भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्या इसमें 2 हो जाएगी, तीसरा विकल्प सही होगा। अब चलते हैं ख वाले पे। इसमें दिया है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। 3x², ये ख वाला है पहला का। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तर होगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा विविक्तर द्विघात समीकरण में या बहुपद में ही होगा, वैसे द्विघात समीकरण में होता है विविक्तर। ये द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन है। विविक्तर बराबर फार्मूला क्या होता है, ये मैं प्रूफ भी करवाया हूँ जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन।
विविक्तर बराबर होता है रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्तर का फार्मूला होता है। ठीक है, आपको चार विकल्प वहां पे शो कर रहे होंगे, उसी चारों में से एक सही होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे विविक्तर बराबर फार्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब दिमाग काम ही नहीं कर रहा होगा कुछ लोगों का, जो लोग एकदम नहीं पढ़े होंगे हाई स्कूल में, उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उनको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। उनका व्यापक रूप ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब यहीं से हम निकालेंगे, इसी की सहायता से हम निकालेंगे इसमें से a b c का मान, जो कि यहाँ पे हमको रखना है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसकी तुलना करा देंगे, से तुलना करने पर। अब इस तरह हमको लगाना तो है नहीं, हमको ट्रिक मारना है। मैं चाहता तो जल्दी जल्दी करके आपको बता देता ये आंसर आएगा, लेकिन क्या पता बहुविकल्पी में न पूछ के आपको सॉल्व करने के लिए दे दे, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a। यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं। ऐसे समझिए, यहाँ यक्स स्क्वायर के बगल में a है, यहाँ यक्स स्क्वायर के बगल में 3 है, तो a का जगह कौन ले रहा है, 3, तो a बराबर 3। उसी तरह यक्स का गुणांक b, यक्स के बगल में b है तो b। अब यहाँ पे देख लेते हैं यक्स के बगल में क्या है, तो यक्स के बगल में 2 तो है, लेकिन अगर इसके आगे प्लस रहता तो नहीं लिखते, माइनस रहेगा तो लिखेंगे, तो b बराबर -2। c अकेला है, यहाँ अकेला 1/3 है, तो c बराबर आ जाएगा 1/3। अब पूरा मान यहाँ पे रख देंगे तो विविक्तर बराबर क्या आ जाएगा, विविक्तर बराबर आ जाएगा करड़ी में b का मान आया -2 रखेंगे, और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे, -4 इंटू a का मान कितना है 3, इंटू c का मान 1/3। ठीक है, 3 से 3 को काट देंगे, तो ये विविक्तर बराबर क्या आ जाएगा, विविक्तर बराबर आ जाएगा करड़ी में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस ये 4 ही बचा है, घट के क्या हो जाएगा 0, और करड़ी में 0 का मान 0 ही होता है। तो इसमें विकल्प 0 होगा तो वो सही होगा। विकल्प 4 में 0 दिया है, यही विकल्प 4 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, हमारा इसमें जो ख वाला क्वेश्चन है उसमें चौथा विकल्प सही होगा। तो आपको इतना लगाना नहीं है परीक्षा में, अगर बहुविकल्प में पूछता है आपको डायरेक्ट 0 पे ट्रिक करना रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इसी में मान रखना था ABC का और आ जाता आंसर। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है ग वाला। आप देख रहे होंगे वहाँ पे स्क्रीन पे कि दिया है साइन a बराबर 3/5। ये ग वाला क्वेश्चन है, दिया है साइन a बराबर 3/5। ठीक है, हो तो कॉस a का मान ज्ञात कीजिए, हो तो कॉस a का हमसे मान पूछना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है, इसको मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, 2 तरीके से इसलिए क्योंकि एक पाइथागोरस प्रमेय से हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ा बड़ा जाएगा, और एक सर्वसमिका से लगा सकते हैं। तो मैं ये बहुविकल्पी है तो हम कोशिश करेंगे छोटा लगे, तो मैं सर्वसमिका का यूज करने वाला हूँ। कॉस a का जो फार्मूला होता है, सर्वसमिका से अगर निकालेंगे तो कॉस a का जो फार्मूला होता है वो होता है करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन a का मान यहाँ हमको दे रखा था, यहाँ पे पुट करेंगे, रख देंगे, और मान निकाल लेंगे कॉस a का। तो कॉस a बराबर करड़ी में 1 माइनस साइन a का मान 3/5 है, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो कॉस a इज इक्वल टू आ जाएगा करड़ी में, इसके बटे 1 मानेंगे, और भिन्न का घटाना बन गया तो इसको घटा देंगे, 25 का 1 में गुणा करते हैं तो 25, माइनस 1 का 9 में करेंगे तो 9/25, 1 में 25। ठीक है, अब 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 16, और नीचे 25 है, और करड़ी से बाहर निकालना है, 16 को करड़ी से बाहर निकालेंगे 4 आएगा, और 25 को निकालेंगे तो 5। तो ये जो 4/5 आया यही होगा कॉस a का मान, कॉस a बराबर आया 4/5। इसमें जो 4/5 वाला विकल्प होगा वही सही होगा। दूसरे में दिया है 4/5, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इजी क्वेश्चन थे। ठीक है,
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, घ वाला। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुविकल्पी भी मैं पूरा अच्छी तरह से कराते हुए चल रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, समरूप का मतलब समझते हैं, एक ही रूप का, समझ में आई बात। जैसे समरूप, समान रूप वाले, ठीक है, समान रूप वाले दो त्रिभुज हैं और त्रिभुजों के क्षेत्रफल में जो अनुपात है वो 4:9 के अनुपात। अब समान रूप का मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जितना बड़ा ये है उतना बड़ा दूसरा भी है। जैसे समरूप त्रिभुज का मतलब अगर मैं एक त्रिभुज इतना बड़ा ले लिया तो जरूरी नहीं है कि दूसरा त्रिभुज भी इतने बड़ा हो, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये घ वाला क्वेश्चन है पहला का, इसके समरूप त्रिभुज लेना, इसी के जैसा रूप वाला। ठीक है, जैसे मैं इंसान हूँ, मेरे सामने कोई इंसान है तो वो मेरे समरूप होगा क्योंकि मेरे रूप जैसा वो है, मेरे जैसा है, चाहे मुझसे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ठीक है, अगर सर्वांग सम बोलता तब एकदम सेम टू सेम इसी के आकार के लेते, समरूप बोलेगा तो हम छोटा बड़ा ले सकते हैं। तो मैं एक ऐसा छोटा सा बना लेता हूँ। अब ये इसी के जैसा है, बस छोटा है, जिसको हम समरूप बोल सकते हैं, समरूप का प्रतीक होता है। अब कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात 4:9 के अनुपात में त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल है A1, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है A2। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात A1 अनुपाते A2 ये दे रखा है 4:9। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 4:9 और हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात याद रखिएगा कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है, दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ये प्रमेय है। त्रिभुज वाले चैप्टर में आप जाएंगे तो उसमें आपको प्रमेय मिलेगी कि कोई भी एक भुजा, ऐसे नाम रख देते हैं ABC और इसका नाम रख देते हैं PQR। तो जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा A1/A2, उसको हम किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर कर सकते हैं। तो जैसे AB ले रहे हैं, AB/PQ ले लेंगे क्योंकि इसकी संगत भुजा यही होगी, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका मान कितना है, A1/A2 का मान 4/9, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, यहाँ 4/9 रखेंगे बराबर AB/PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी लग जाएगी। तो AB/PQ बराबर करड़ी में 4/9, तो AB/PQ बराबर आ जाएगा, 4 को बाहर निकालेंगे 2 और 9 को बाहर निकालेंगे तो 3, तो यह आ जाएगा 2/3। इसमें दिया होगा कोई न कोई जरूर 2:3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB/PQ बराबर, बटे को हटा के ऐसे अनुपात लगा के लिख देंगे। अब ये 2:3 जिसमें दिया होगा वही आंसर होगा। तो दिया पहला विकल्प ही दिया है 2:3, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ये सिंपल प्रमेय है और त्रिभुज वाले चैप्टर में लास्ट में ये प्रमेय दी गई है। ठीक है, तो उसी प्रमेय पे हमने लगा दिया इसको। तो त्रिभुज वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें लगे पूरा फार्मूला लगाने, अगर हमको प्रमेय याद नहीं रही होती तो हम बहुत इसमें मेहनत किए होते लगाने के लिए, लेकिन प्रमेय याद थी, सिंपल लग गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है। वहाँ आपको दिख रहा होगा अच्छे से, अंगा वाला क्वेश्चन है पहला का। 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है। आंकड़े लिया है, अंगा वाला है 3, 4, 6 और यक्ष तथा यक्ष का समांतर माध्य को यक्ष बार से प्रदर्शित करते हैं। ये दिया है 5। ठीक है, तो हमसे यक्ष का मान पूछा है, ये जो इसमें यक्ष आ रहा है इसी का मान पूछा है। तो सिंपल यक्ष बार बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देंगे
यहाँ से मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, अब इधर शिफ्ट करूँगा, तो पहले इसको पूरा हल कर लेते हैं। तो यक्स बार का मान कितना दिया 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे बराबर पदों का योग। कितने पद हैं 1 2 3 4, चारों को जोड़ दो, योग मतलब जोड़ होता है, तो 3 + 4 + 6 + यक्स, 3 + 4 + 6 + यक्स, बटे लगाए, बटे लगा देंगे ये वाला। फिर पदों की संख्या गिन लेते हैं, 1 ठे 2 ठे 3 ठे 4 ठे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। 5 चौके 20 बराबर 4 3 7 6 13 + यक्स, 13 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 - 13 बराबर यक्स आ जाएगा, और घटा देंगे तो 7 बचेगा, तो यक्स बराबर आ गया 7। तो इसमें जो विकल्प दिया होगा 7 वही सही होगा। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। अब इसका बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा च वाला, देखते हैं क्या दिया है। इसमें बोल रहा है 2 बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। 2 बिंदु हैं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी सिंपल है, 2, 3 है और दूसरा है 4, 1, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो फार्मूला होता है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मैं लिखूंगा, आपको याद करना पड़ेगा। और ऑफलाइन में मैं प्रूफ करवा दिया हूँ सब फार्मूला, लेकिन आप लोग को इसमें अनसॉल्व पेपर में अब मैं फार्मूला थोड़ी प्रूफ करवाऊंगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन देंगे। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसे मान रख देना है, तो d बराबर आ जाएगा x1 2 है तो 2 रख देंगे, माइनस x2 कितना है 4, तो 4 रख देंगे और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y1 का मान 3 है, माइनस y2 का मान 1 है, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर। तो d बराबर आ जाएगा करड़ी में 2 में से 4 घटाएंगे -2 का स्क्वायर होता है +4, माइनस का प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 में से 1 घटाएंगे 2 का स्क्वायर 4, तो जोड़ देंगे तो 4 4 8 होता है। और इसको कैसे लिखेंगे 8 को करड़ी में, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 ठे जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ जाएगा 1 ठे 2, और ये करड़ी में 2 रह जाएगा क्योंकि अकेला बच गया। ठीक है, इतना मात्रक। जब कोई भी चीज़ नहीं दिया होता है किसमें सेंटीमीटर मीटर में, तो हम मात्रक ही डायरेक्ट लिखते हैं। क्षेत्रफल रहता तो वर्ग मात्रक लिखते हैं, तो इसमें दिया होगा 2 करड़ी में 2, कोई तीसरा विकल्प सही होगा अच्छा वाला, इसका जो है तीसरा विकल्प सही होगा। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन तो अब खत्म हो गए, अब चलते हैं दूसरे वाले पे। इसमें बोला है सभी खंड कीजिए, तो सभी खंड ही करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। लेकिन शुरू करते हैं पहला दूसरा का क वाला, ये दूसरा का क रहेगा। मैं एकदम जगह को छोड़ नहीं रहा हूँ, पूरा एकदम भर दूंगा, फिर मिटाऊंगा, फिर अलग से क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा का क दिया है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0, वहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वहाँ पे शो कर रहा है, आप ध्यान से पढ़िए उसको, जो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है, मूल यानी शून्यक होता है। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, x², मैं पहले समीकरण लिख देता हूँ, x² - 2kx -6 = 0। इसका मूल दिया है 3, मूल 3 मतलब इसमें जो x ये जो चर x आया है इसका मान दिया है 3, मूल मतलब शून्य। अब इसमें 3 को रखेंगे तो इसका पूरा मान 0 के बराबर होगा, यही बोल रहा है। अब हमसे पूछ रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, तो ये इसमें जो k दिख रहा है ना, इसी का मान निकालना है। सिंपल है, x का मान 3 दिया है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे बस 3 रखना है और इसको हल करना है। इसमें तो केवल ट्रिक मानना था, लेकिन मैंने सबका सोल्यूशन दिया है, तो ट्रिक ही मानना था, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये हमको 3 ले जाके रखना पड़ेगा, तो x की जगह 3 रखेंगे, तो 3 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा लेंगे, 2 है 2 लिख लेंगे, k भी है बगल में, k को भी लिख लेंगे। x बच रहा है, x की जगह क्या रखना है 3, तो गुणे लगा के क्या लिख देंगे 3 - 6 = 0। 3 का स्क्वायर होता है 9,
माइनस 2 तिहाई 6 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 9 में से 6 घटेगा ना, इसको नहीं घटा सकते, इसके साथ के आया है तो इसको नहीं घटाएंगे, इसी को घटाएंगे। तो 9 में से 6 घटेगा 3 माइनस 6 के इज इक्वल टू 0। ये माइनस में है ना 6 के, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 6 के प्लस में हो गया। अब ये 6 इसके साथ गुणे में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। 3/6 इज इक्वल टू के। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, के बराबर आ गया 1/2। के बराबर आ गया 1/, ये हो गया आंसर के का। ठीक है, के का मान पूछा था इसमें, हमने के का मान निकाल दिया 1/2। अगर आप इसको करते हैं ऐसे पूरा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा 2022 में। 2023 में तो ट्रिक ही मानना रहेगा 20 क्वेश्चन पे, सिंपल कर दिया गया है। ठीक है, पहले हल करके दिखाना पड़ता था, अब केवल ऐसे विकल्प दिया रहेगा, उसी पे ट्रिक मानना रहेगा। ठीक है, हालांकि इसमें हल करना था तो मैंने पूरा हल भी कर दिया। अब ख वाले पे चलते हैं, दूसरा का जो ख वाला क्वेश्चन है। ख वाला क्वेश्चन में दिया है 2 tan 30 अंश, वहाँ से आप देख सकते हैं शो कर रहा होगा क्वेश्चन। 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये सिंपल, अगर आप जब 11th में जाएंगे ना तो आपको सिंपल ये फार्मूला ही मिल जाएगा, डायरेक्ट मान बता देंगे। ये बन जाएगा tan 60 अंश, नहीं sin 60 अंश, और इसका आंसर आ जाएगा √3/2। अभी मैं हल करूँगा तो वही आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हल नहीं कर सकते डायरेक्ट फार्मूले से, क्योंकि फार्मूला 11 में है तो अभी यूज नहीं करेंगे, तो अभी हमको मान ही रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो tan 30 अंश का मान होता है, ये सारणी में आपको बताया गया रहा होता है कि tan 30 अंश, sin 30 अंश, कोई भी 90 अंश तक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको याद करना रहता है। और वो कहाँ से आता है, कैसे निकलता है, वो मैं वीडियो बना दिया है मैंने, लेकिन बहुत पुराना वीडियो, उस समय मेरे पास माइक वाइक नहीं था, तो आपको आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आएगी। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मान रखता हूँ। तो 2 यहाँ पे किसी चीज़ का चिन्ह नहीं है तो गुणे लगाएंगे। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 अंश की जगह रखेंगे 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 1 में 2 बटे करड़ी में 3 पूरे के बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 बटे करड़ी में 3 को उतार लेंगे, फिर पूरे के बटे 3 1 में 3, 3 1 में 3, 1 4 बटे 3। तो ये काट देंगे, 2 1 में 2, 2 दूना 4। अब सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर होता है, और ये बीच वाले का बीच में, तो कितना आ जाएगा, 3 1 में 3 बटे 2 का करड़ी में 3 में करेंगे तो 2 करड़ी में 3। अगर आप यहीं भी छोड़ देते हैं तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसके पहले अंदाजा आंसर बताया था करड़ी में 3 बटे 2, तो कुछ लोग कह रहे होंगे, मन में आ रहा होगा कि आंसर बहुत गलत बताए थे, लेकिन आंसर वो वाला भी आ जाएगा, नीचे से करड़ी अगर हटाएंगे। तो नीचे से करड़ी हटाने के लिए करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 3 करड़ी में 3 गुणा करेंगे तो बटे 2 इंटू करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में होगा तो 3 होगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 3 बटे 2, करड़ी में 3 बटे 2। ये आ गया आंसर। तो आप यहाँ भी तक करेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, यहाँ तक भी करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया, अभी कुछ जगह बच रही है कोने में, वैसे करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। देखते हैं हैवी क्वेश्चन है कि छोटा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, मैं कर दूंगा इतने में। बोर्ड तो हालांकि बहुत बड़ा मैंने लगाया है, लेकिन यहाँ पे यूज ही नहीं कर पाते, उसका कैमरे में उतना कवर ही नहीं कर पाता है। ज़्यादा दूर कैमरा मोबाइल लगा देंगे, कैमरा कहाँ भी है, कैमरा नहीं, मोबाइल से ही बना रहे हैं। देखो, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये मैं अभी क्वेश्चन बताया था एकदम इसी पे है। ठीक है, 2 समरूप त्रिभुज है, ऐसे एक ले लेते हैं, एक मन कर इस बार बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये ABC है और ये PQR है। इनका क्षेत्रफल दिया है, एक दिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक है 225।
तो 169 वाला जो होगा वो छोटा होगा और 225 वाला बड़ा होगा, तो छोटे वाले को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा देते हैं और ये 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल A1 और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A2। तो अब कह रहा है इनकी संगत भुजाओं में अनुपात, जैसे यहाँ पे अनुपात निकाले थे AB/PQ, वैसे यहाँ भी निकालना है AB/PQ या BC/QR, कोई भी निकाल सकते हैं। और इसका क्षेत्रफल A1 है और दूसरे का क्षेत्रफल A2। ठीक है, बराबर क्या लिख लेते हैं, AB/PQ का स्क्वायर। A1 का मान दिया है 169 बटे A2 का मान दिया है 225 बराबर AB/PQ का होल स्क्वायर। और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करड़ी लग जाएगी, तो करड़ी में 169 बटे 225 बराबर आ जाएगा AB/PQ। 169 को करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 13 आएगा और 225 को बाहर निकालेंगे तो 15 आएगा बराबर AB/PQ। अब यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कहा है संगत भुजाओं का अनुपात दिखाइए, तो अनुपात के रूप में कन्वर्ट करके लिख देते हैं AB/PQ बराबर 13/15। ऐसे इसको करके लिख देंगे, तो ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आप सबको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, आप क्वेश्चन सब नोट कर लीजिएगा रोक रोक के वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। और 2022 में भी ये सब जो सिलेबस 2023 में काटा गया है वो 2022 में भी कटा था। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पास में वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब इसको मैं मिटाता हूँ, फिर चलते हैं आगे। अभी इसमें एक क्वेश्चन बचा रहेगा 1 नंबर वाला, फिर तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए छोटे छोटे। ठीक है, आधा आज कंप्लीट करेंगे और आधा कल, क्योंकि एक वीडियो में संभव नहीं है पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि आगे थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, तब तक आप। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, घ वाला, जो दूसरा का घ वाला क्वेश्चन है। आपको उधर अब शो कर रहा होगा घ वाला क्वेश्चन, ख बच गया था, यहाँ से अब हम लोग ख वाला लगाना शुरू करेंगे। दूसरा का घ क्वेश्चन है, दे रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। वहाँ से आप क्वेश्चन पढ़िएगा, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, 9th में पढ़ाया गया था, 10th में भी है। ठीक है, तो पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, व्यक्तियों की संख्या कितना दिया है, व्यक्तियों की संख्या दिया है 12। ठीक है, और इनके भारों का जो समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया है 45.6 किलोग्राम, इतना दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। भारों का योगफल मतलब 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल। ये भार का समांतर माध्य है तो हमको सिंपल मिल जाएगा, लिखेंगे x बार समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 12 व्यक्तियों के भारों का योग। पदों का योग मतलब कितने पद हैं, तो इसमें 12 व्यक्ति आए हैं तो पदों की संख्या भी 12 होगी, तो 12 व्यक्तियों, और 12 व्यक्तियों का योग नहीं लिखेंगे, 12 व्यक्तियों के भारों का योग लिखेंगे, क्योंकि ये भार दिया है। ठीक है, तो 12 व्यक्तियों के भारों का योग। हालांकि ये क्वेश्चन अगर हम लोग फिजिक्स के हिसाब से देखें तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि भार ये नहीं है, ये द्रव्यमान का योग दिया है, द्रव्यमान का समांतर माध्य, लेकिन इसमें भार लिख दिया है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, भारों का योग बटे 12 जो व्यक्तियों की संख्या है। x बार का मान दिया है 45
0.6 बराबर 12 व्यक्तियों के भारों का योग। भार एक बल होता है, ये तो द्रव्यमान है, बटे 12। अब 12 के यहाँ गुणा कर लेंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे और इसका यहाँ गुणा होगा तो यही आएगा 12 व्यक्तियों के भारों का योग बराबर, ये गुणा करेंगे तो 12 छक 72 के 2 हासिल बचेगा 7 का, फिर 12 पचे 60 और 60 में 7 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा, तो 67 के 7 लिखेंगे 6 बचेगा। 12 चौक 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। और यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, तो इतना किलोग्राम। मतलब 12 व्यक्तियों के द्रव्यमानों को अगर जोड़ दिया जाए तो 547.2 किलोग्राम मिलेगा। यहाँ बाहर लिखा है लेकिन द्रव्यमान होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर जो कि हमसे पूछा था। अगर आप इतना लिखते हैं आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये दूसरा खत्म हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन शुरू होगा। ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें थोड़े से इससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े से ही बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा, तीसरा का क वाला आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, मैं पढ़ूंगा साथ में, आप भी पढ़िएगा। इसमें दे रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको लगाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एक संख्या हमको दिया है 96 और एक दिया है 404। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो मैं पूरा यहाँ पे गुणनखंड करूँगा भी, क्योंकि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अलग से कहीं करके, लेकिन यहाँ भी कर सकते हैं। देखो कर देते हैं, ये तरीका आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 में। पहले ये 6 लास्ट में आया तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24 होता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एक्का में 3। ये 96 का आ गया। ठीक है, अब एक है 404 का भी कर देते हैं। ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक्का में 2, फिर 0, फिर 2 एक्का में 2। अब ये कटेगा ही नहीं किसी संख्या से, डायरेक्ट 101 से ही कटेगा, 101 एक्का में 101। ठीक है, तो इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 96 का जो गुणनखंड आया वो आया 1 2 3 4 5, 5 2 आया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 2 लिख दिया मैंने, 1 तो 3 है तो गुणे 3। इनका वापस गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा। और 404 को लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 101। तो ये जो एलसीएम होता है, एलसीएम है, एचसीएफ है और एलसीएम दोनों है, तो पहले एलसीएम ही निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि इसमें देखते हैं दोनों में कॉमन कौन आया है। तो एक ये 2 कॉमन मिल रहा है दोनों में है, एक यहाँ से 2 मिल रहा है, बाकी और कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ 101 है, 101 इसमें है ही नहीं, तो यही जो दोनों 2 हैं यही एलसीएम में आ जाएंगे, 2 गुणे 2 और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। तो इसका और इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4। तो हमसे केवल एलसीएम नहीं पूछ रहा है, हमसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछ रहा है। तो एलसीएम तो निकाल लिए, तो 1 नंबर यहाँ तक करने के बाद हमको मिल जाएगा। अब आगे का जो 1 नंबर चाहिए उसके लिए हमको एचसीएफ भी निकालना होगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ हमको निकालना है, इसको उतार लेंगे, गुणे एलसीएम अभी निकालें 4 आया है, बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन कौन सी, 96 और 404, उन्हीं दोनों का निकालना, इनका गुणनफल कर लेंगे। 96 गुणे 404, 4 गुणे में उधर दे देते हैं, भागे में हो जाएगा। एचसीएफ बराबर आ जाएगा 96 गुणे 404 बटे 4 नीचे चला जाएगा और 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम में 4, फिर 4 एकम में 4। अब इनका गुणा कर लेंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा।
तो गुणा करते हैं, 96 इक्के में 96 हासिल 9 का, फिर 96 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 9 हासिल जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 96 इक्के में 96। तो इसका जो HCF आएगा वो इतना आएगा, और जो LCM आएगा इतना आएगा। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। अगर आप इतना करते हैं तब जाके आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन थे HCF और LCM का। आप अगर ये इसमें करके भी नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट ये लिखते हैं, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा का जो ख वाला है, अभी उस टाइप का एक क्वेश्चन मैं बताया हूँ, फिर उसी टाइप का है। इसमें कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों, ठीक है, यहाँ से आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ध्यान से, कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx प्लस 3y, मैं यहाँ क्वेश्चन ये लिख देता हूँ समीकरण, kx प्लस 3y माइनस, फिर कोष्टक में k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक समीकरण लिया है 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण लिया है, और के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना और उतना के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब यही है कि इसका अगर हम ग्राफ खींचें, इन दोनों का अगर आलेख खींचें, ग्राफ खींचें, तो जो दोनों रेखाएं मिलेंगी, रेखा का ही समीकरण है, तो इनकी जो दोनों रेखाएं मिलेंगी वो एक के ऊपर एक मिलेंगी। मतलब बहुत ढेर सारे हल मिलेंगे, तो बहुत ढेर बार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, और एक दूसरे को दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं बहुत ज़्यादा बार, तो इसका मतलब कि हमेशा एक दूसरे से सटी हुई हैं, तभी ना बार बार छुएंगी तो बार बार आंसर मिलेगा। तो इसकी सहायता से हमको निकालना है के का मान, कि अपरिमित रूप से अनेक हल मिले। तो अपरिमित रूप से अनेक हल लेने के लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में 3 कंडीशन पढ़ाया जाता है। एक प्रतिच्छेद बिंदु के लिए होता है, जो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और उसके बाद एक कंडीशन होती है, ये तो प्रतिच्छेद के लिए हो गया, एक समांतर के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और संपाती के लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। मतलब संपाती के लिए तीनों कंडीशन सेम होंगी, तो उसी का यूज करना है। मतलब हमको अपरिमित रूप से अनेक हल चाहिए तो हमको संपाती वाली कंडीशन लगानी है। संपाती मतलब एक के ऊपर एक, जैसे ये एक रेखा है, इसके ऊपर एक ये रेखा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो उसको संपाती बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे संपाती वाली कंडीशन लिखते हैं। संपाती वाली जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसी पे हमको इसमें से मान रख के का मान निकालना है। तो अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे निकालेंगे? तो उसकी तुलना कराएंगे। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 की तुलना पहले कराते हैं। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ये क्या है? ये दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। एक में a1 b1 c1 लिख चलते हैं, दूसरे वाले समीकरण की तुलना कराएंगे तो यहाँ 2 2 2 लिख देंगे। तो पहले यहाँ से निकालते हैं, x के बगल में a1, x के बगल में समीकरण 1 में करा रहे हैं तो x के बगल में a1, तो समीकरण 1 के x के बगल में k है, तो a1 बराबर आ जाएगा k। y के बगल में b1, y के बगल में 3, तो b1 बराबर आ जाएगा 3, और c1 अकेला है, यहाँ अकेला है -k-3। ठीक है, a1 b1 c1 निकल गया। अब निकालेंगे a2 b2 c2, तो उसकी तुलना हम कराएंगे 2 से, यहाँ पे बस 2 2 2 लिख के तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो तुलना करेंगे तो x के बगल में A2, समीकरण 2 में x के बगल में 12 है, तो A2 बराबर आ जाएगा 12, B2 बराबर क्या आ जाएगा, y के बगल में है, यहाँ y के बगल में k है, तो B2 बराबर आ जाएगा k। C2 अकेला है, यहाँ अकेला कौन है, माइनस k। ये मान निकल गए, अब इसी में रख देंगे। ठीक है, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से वो संपाति के लिए कंडीशन है। ठीक है, मतलब बहुत ढेर हल मिले उसके लिए कंडीशन है। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगी। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आप चाहें तो समीकरण 3 को यहाँ से गायब करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। समीकरण 3 से भी नहीं लिखना पड़ेगा। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। तो अब यहाँ पे मान रखते हैं। A1 का मान कितना है, K, तो A1 के स्थान पे K रख देंगे बटे A2 का मान 12 है तो 12 रख देंगे, फिर बराबर है तो बराबर लगा लेंगे। B1 का मान कितना है 3, तो 3 रख देंगे। B2 का मान कितना है K, तो K रख देंगे। ठीक है, फिर C1 का मान यहाँ से ले लेते हैं माइनस K, डायरेक्ट गुणा भी कर देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, कट जाएगा। माइनस K माइनस 3 बटे C2, यहाँ C2 है, C2 का मान कितना है माइनस K, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब या तो इन दोनों को बराबर करके K का मान निकाल लें, या इन दोनों को या इन दोनों को, किसको भी बराबर करेंगे आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को बराबर करते हैं, उसको छोड़ते हैं, बड़ा चला जाएगा थोड़ा सा, इन्हीं दोनों को हल कर लेते हैं। K का K में गुणा होगा तो K स्क्वायर बराबर 12 तिहाई 36, और स्क्वायर हटाएंगे तो लग जाएगी करड़ी, और कड़ी में 36 को बाहर निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, वैसे 6 ही रखेंगे, प्लस माइनस जरूरी नहीं है। माइनस में रखेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, प्लस में रखेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, कोई भी इसमें से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा K का मान। तो अगर आप इतना करते हैं तब 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं रात से ही वीडियो बना रहा हूँ, सुबह हो गई बनाते बनाते, और बाइक वाइक चलना शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा आवाज़ आएगी, बाहर से बाइक वाइक जाएंगे तो हार्न वार्न बजाएंगे, तो उसको आप नेगलेक्ट करिएगा और ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा का जो ग वाला है, आज कम से कम तीसरा चौथा तक मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट करा दूँ, वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है, तीसरा तक ही कंप्लीट करा के रोक दूंगा, और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और समझाना भी जरूरी है। अगर मैं डायरेक्ट सोल्यूशन दूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप जैसे ही 1-2 मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे, 2 अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर बोलें या अनसॉल्व पेपर बोलें, कंप्लीट करने के बाद लगाने का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको आसान लगने लगेगा। अभी तो बड़ी वीडियो लग रही होगी, बोर मत होइएगा, क्योंकि पेपर देना है तो बोर होंगे तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। वहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तीसरा का ग वाला, तीसरा का ग। ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ABC है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, तो समकोण है तो इसका मतलब समद्विबाहु तो है, लेकिन समकोण त्रिभुज भी है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और समद्विबाहु बोला है तो 2 भुजाओं को बराबर लेंगे, तो इसको और इसको हमने बराबर ले लिया, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तभी ये समकोण त्रिभुज बनेगा, और इसको इससे मिला देंगे। और C को समकोण मानना है तो 90 अंश पे हम C रखेंगे, बाकी A और B जहाँ मन तहाँ लिख सकते हैं। A को यहाँ कर सकते हैं, B को यहाँ कर सकते हैं, मन में जो इच्छा करे कर सकते हैं। तो हमको प्रूफ करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, ये हमको आंसर लेके आना है, ये क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, प्रूफ करने के लिए दिया है तो पहले लिखेंगे दिया है, पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, दिया है ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो AC बराबर BC दिया है,
AC बराबर BC और कोण C बराबर दिया है 90 अंश, एन दिया है और कुछ नहीं दिया है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, ये त्रिभुज का क्वेश्चन है तो इतना हमको लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है। तो सिद्ध ये करना है, क्वेश्चन में दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया, सिद्ध करना है, हम उसको लिख देंगे। फिर लिखेंगे प्रमाण, यहाँ पे उपपत्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है तो सिंपल पाइथागोरस प्रमेय हमको लगानी है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। स्क्वायर में दिया भी है तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं एक बार मैं मुजबानी बोल देता हूँ, आप देख लीजिएगा बुक में, अगर कहीं इसमें क्वेश्चन मिलेगा तो उसको पूरा प्रूफ भी करवा दिया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में ये वाली होती है, समकोण के सामने वाली AB। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाएं, इसमें और इसमें, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के योग के क्या होगी, बराबर होगी। अब इसको उतार लेते हैं, AB स्क्वायर बराबर AC हमको सिद्ध करके लाना है तो AC को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस BC कौन एक बराबर है AC के, तो BC की जगह लिख देंगे AC और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो AB स्क्वायर बराबर जोड़ के क्या हो जाएगा, 2 AC स्क्वायर। और यही हमको प्रूफ करना था, बहुत कठिन नहीं था, एकदम इजी था, 4 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। बस पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है, ये लग गया। अब एक क्वेश्चन और बचा है घ वाला, उसको कंप्लीट करते हैं फिर वीडियो का एंड करते हैं। तीसरा का घ क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, क्वेश्चन पढ़िए उधर से, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा भी दम नहीं है, एकदम सिंपल है, केवल फार्मूले पर रखना, आंसर आ जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा, ये बहुत बड़े क्वेश्चन थोड़ी है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, तो वो दिया है 4 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को H से प्रदर्शित करते हैं, वो दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दिया है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर जो होता है वो होता है 2 पाई RH, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ, 2 पाई RH। तो क्षेत्रफल को A मान लेते हैं, बराबर 2 उतार लेंगे इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू R का मान दिया है 4 इंटू H का मान दिया है 14, यहाँ 14 लिख देंगे, और 7 1 में 7, 7 दूना 14। तो A बराबर, इसको गुणा करेंगे तो शायद 660 आना चाहिए, कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 चौक के 16 गुणे, ये 22 बचा है, गुणा करते हैं, 16 दूना 32 के 2, और 16 दूना 32, अब 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 35 लिखा है, ठीक है। तो ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ। तो इतना बस 4 लाइन हमको हल करना है और 2 नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज हमने 3 खंड कंप्लीट कर दिए हैं, खंड अ ब स, या क ख ग दिया होगा, जो भी दिया है देख लेते हैं, खंड दिया ही नहीं है, क्वेश्चन दिया, सभी खंड कीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमने कंप्लीट कर दिया है। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आता है तभी। और मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये मेरा वीडियो देख रहा है उसको थोड़ा सा भी पढ़ा नहीं है हाई स्कूल में, तो ये उसके लिए वीडियो है, उसको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर 2-3 वीडियो लगातार देखेगा तो इतना तैयार तो हो जाएगा कि फर्स्ट डिवीज़न पास आराम से हो जाएगा, अगर कभी क्लास अटेंड नहीं किए हो तब भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और
बहुत मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे पता है। एक वीडियो में एक मॉडल पेपर भी कंप्लीट नहीं किया, हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, आधे घंटे में ही पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा समझा समझा के, मैंने बहुविकल्पी भी समझाया है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी कुछ मतलब निकलेगा। अगर आप शॉर्ट में जल्दी सोचेंगे कोई वीडियो देख के पास हो जाए तो नहीं हो पाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।